हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोग का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, और उसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है डाइपोल मोमेंट। तो टॉपिक है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक, आइए समझते हैं भैया डाइपोल मोमेंट। देखिए, डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट, पहले तो ये समझते हैं हमको बताता क्या है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है? तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। मैंने क्या कहा कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या निकालने के लिए? तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए भाई, कोवैलेंट कंपाउंड, अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा अगर बॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें भी आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो कितना उसमें आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज है, उसी को निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड, किसी कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक, मैंने आपको बताया था कि कोई बॉन्ड हो वो प्योर कोवैलेंट नहीं होता, कोई बॉन्ड हो वो प्योर आयनिक नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है और आयनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें कितना आयनिक कैरेक्टर होगा, इस बात का कैलकुलेशन करेगा कौन? डाइपोल मोमेंट। अब जैसे मैंने इसको बताने के लिए आपके पास एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एग्जांपल है HCl। जो मैं एग्जांपल लिया HCl, ठीक। तो यू नो दैट कि HCl में ये बॉन्ड होता है HCl। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई? लेस होती है, तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस या डेल प्लस इसको बोलते हैं, यहां पर आता है डेल माइनस। तो आपने देखा कि नहीं आयनिक कैरेक्टर आया कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आयनिक कैरेक्टर। तो इसी के परसेंटेज को के कैलकुलेशन के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट को पढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो म्यू बराबर होता क्या है? म्यू बराबर होता है Q इंटू डी। Q इंटू डी। तो म्यू क्या है? यू नो दैट म्यू होता है आपके पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है म्यू। और Q चार्ज होता है, चार्ज जो इस पर दिया है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। ठीक है, और डी होता है डिस्टेंस, चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया भाई, म्यू क्या है? म्यू इक्वल टू Q इंटू का डी, ये होता है डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। और म्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। Q क्या होता है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। ठीक है, और डी क्या होता है? डिस्टेंस, इस प्लस और माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का, इसका कैसे यूज है। और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं, वो सारे पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं अभी आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद ये इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड, माने किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे आयनिक कंपाउंड, जैसे आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड HCl है, इसमें मैंने दिखा आपको आयनिक कैरेक्टर होता है, उसके परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक, अच्छा, अब कुछ बातें मैं आपको और भी बता दूं। ये तो हो गया इधर की बात। सपोज मैं यही एग्जांपल लेता हूं आपके सामने HCl, ठीक, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस। जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, क्या डाइपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट जो होता है ये डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? डायरेक्शनल, मतलब ये डायरेक्शन को दिखाता है। और इसका डायरेक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तो म्यू हो गया यार, फार्मूले में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? मैंने कहा कि डायरेक्शनल होता, तो डायरेक्शन होता क्या है? तो डायरेक्शन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसका डायरेक्शन होता है।
या इसी को क्या बोलते हैं, अच्छा समझिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, जैसे H का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है उसके ऊपर तो पावरसील प्लस आता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, मोर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, माइनस आता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये भी तो वही चीज हो गया। या आप बोलिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या बोल दीजिए पॉजिटिव टू निगेटिव, माने ये इसका डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। ये डायरेक्शन आपने समझा, डायरेक्शन किधर से किधर, H से Cl की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव हमेशा ये इसका डायरेक्शनल होता है, दिमाग में रखिएगा इसको, डायरेक्शन इसका यही होता है। या फिर कहें कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों का मतलब एक ही निकलने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट। अगली बात हमको ये बताती है, क्या हम लोग निकालते हैं, अभी एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा, हम लोग निकालते हैं म्यू नेट। क्या निकालते हैं? म्यू नेट। ध्यान समझिएगा, हो सकता है म्यू नेट इक्वल टू 0 आ जाए, हो सकता है म्यू नेट इक्वल टू नॉट 0 आ जाए, दोनों का कंडीशन समझ लीजिएगा। अगर म्यू नेट इक्वल टू 0 आ गया तो मॉलिक्यूल्स जो होगा पोलर होगा, सॉरी नॉन पोलर होगा। अगर म्यू नेट इक्वल टू क्या आ गया 0 तो क्या होगा? नॉन पोलर। अगर म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? पोलर होगा। ये भी बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या आपने बताया कि म्यू नेट निकालेंगे, म्यू नेट अगर 0 हुआ तो नॉन पोलर, अगर नॉट 0 हुआ तो आपका पोलर होगा, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शनल वैल्यू होता है, डायरेक्शनल को दिखाता है, एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने क्या कहा कि अगर म्यू नेट आपका 0 हुआ तो नॉन पोलर, अगर म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए हम लोग इसका पहले देख लेते हैं यूनिट, माने इसका यूनिट क्या आएगा, ठीक। एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, फिर बहुत सारा एक्सरसाइज भी करेंगे। तो यूनिट देख लेते हैं भाई, यूनिट क्या होता है इसका, क्या देखते हैं भाई? यूनिट माने इकाई। तो यूनिट तो फार्मूला से मिलता है, फार्मूला आपने क्या लिखा? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू का डी, ये फार्मूला लिखा ना। चलिए भाई, तो क्यू इंटू का डी, क्यू क्या होता है? चार्ज, क्यू क्या होता है? चार्ज, और डी क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है। तो चार्ज जो इसका होना चाहिए, ये कंडीशन का ESU में होना चाहिए, इनटू डिस्टेंस जो होना चाहिए सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये यूनिट बनेगा इसका, ESU सेंटीमीटर। पहले बात समझ रहे हैं आप हमारी, मैंने क्या कहा? चार्ज किसमें? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया? HCl मैंने एग्जाम्पल लिया, HCl, ठीक है। पॉजिटिव और प्लस निगेटिव, एक चार्ज को मानते हैं। तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जैसे एक प्लस आया एक माइनस ना, तो प्लस या माइनस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों हो, तो किसी के ऊपर अगर हम चार्ज को लेते हैं, बात समझिएगा इसको, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे है। ये चार्ज है ना, तो चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना आता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम आपके पास आता है, लेकिन कुलाम में आता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम होता है, लेकिन आपको किस में चाहिए? ESU में। तो यही वैल्यू आपका ESU होता है 4.808 इंटू 10 टू पावर -10 ESU, यही मान, ये कुलाम में था, ये हो गया ESU में। हमको किस में चाहिए? ESU में चाहिए। इनटू का डिस्टेंस किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। सपोज चलो मैं आपको बता दिया, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है लगभग होता है 1.266 इंटू 10 टू पावर -8 होता है, ठीक है। ये किस में होता है? सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये किस में था? ESU, और ये किस में? सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जब भी हम चार्ज को रखेंगे तो चार्ज को किस में रखना है आपको? ESU में, एनी डाउट? फिर क्या, जो आप डिस्टेंस को रखेंगे D को, डिस्टेंस को किस में रखना है? सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा, ये बात दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और भी यहाँ यही लिख देता हूँ। अच्छा, यही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है D बाई, क्या नाम होता है? काफी इंपॉर्टेंट, D बाई, इसका यूनिट यही आपको रखना है। एक यूनिट होता है इसका नाम होता है D बाई, और D बाई को हम लोग लिखते हैं D से, कैपिटल D। ये काफी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखिएगा इसको, D बाई, और इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल D। ये होता क्या है? D बाई माने कैपिटल D बराबर होता है 10 टू पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ये चीजें आप याद करके रखेंगे, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल में इसका यूज बताऊंगा। D, 1D या 1D जो बोलते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं 1D, 1D बाई, D का मतलब क्या है? D बाई,
ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है। तो 1 dBi बराबर क्या होता है 10 टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर 10 टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर दिया है तो इसकी जगह मैं d रख सकता हूं। 1 d बराबर ये होता है, ठीक, दिमाग में रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो लास्ट यूनिट हमको क्या मिला, किसका, डाइपोल मोमेंट का, तो d मिला। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या मिला, d क्या होता है, कैपिटल D dBi। ठीक है, और 1 dBi बराबर क्या होता है 10 टू पावर माइनस 18 माइनस 18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला कि आयनिक परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग उसका देखेंगे सोल्यूशन माने कैलकुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले फार्मूला देख लेते हैं। ठीक, तो पहले फार्मूला हम देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को यूज क्यों करते हैं, पढ़ते क्यों, मैंने बताया था, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो फार्मूला ये होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अगर हमको आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, बराबर होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट और इनटू का 100। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऑब्जर्व, ऐसे लिखते हैं म्यू ऑब्जर्व, OBS, म्यू ऑब्जर्व माने ऑब्जर्व, म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट हो गया, अपान म्यू थ्योरेटिकल। ठीक है, म्यू थ्योरेटिकल और इनटू का क्या होता है 100। ये होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का। क्या क्या करेंगे, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, म्यू ऑब्जर्व जो होता है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ये हमको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा और इसको हम लोग निकालेंगे थ्योरेटिकल फार्मूला Q इंटू डी का। ठीक है, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, इसके बाद ये दोनों का वैल्यू रख करके हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल हमारे पास दिया गया। न्यूमेरिकल क्या है, उसने क्या कहा कि HCl का म्यू ऑब्जर्व दे दिया है 1.04 D, किसमें दिया, dBi, जो मैंने लिखा था यूनिट। ठीक है, म्यू ऑब्जर्व आपको मिल गया, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट वो दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है। ठीक, ये दे दिया है परसेंटेज, और क्या दिया है, किस में दिया है भाई, ये HCl का दिया है, और H और Cl का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस माने D, ये भी दिया है। ये कितना दिया है 1.266 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, चार्ज ESU में आपको पता है 4.808 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 10 ESU, इतना मान आपको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि हम क्या निकालें भाई, देखिए ये ऑब्जर्व मिल गया हमको, थ्योरेटिकल पहले निकाल लें। तो म्यू थ्योरेटिकल बराबर क्या होगा, Q इंटू का D इक्वल, Q का वैल्यू कितना दे दिया है, चार्ज 4.808 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU इंटू का D कितना दिया है 1.266 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 6.087 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 10 टू पावर माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 18, और ये क्या होगा ESU इसका और इसका सेंटीमीटर। अब अगर आपको याद होगा इतना मान क्या 10 टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, मैंने आपको कहा था कि D लिखते हैं, याद है, तो वही चीज़ हम लोग कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.087 D चलेगा भाई, इतनी जगह पर कौन आ गया, D आ गया, क्योंकि ये भी वैल्यू किसमें दिया D। अब हमको दोनों मान तो मिल गया, यहाँ पर रख लेते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर।
आयनिक कैरेक्टर। अब ये निकालते हैं, बराबर क्या होगा भाई, म्यू ऑब्जर्व, ये तो दिया है म्यू ऑब्जर्व, कितना दिया है 1.04, तो हमारे पास हो जाएगा 1.04 अपान, फिर क्या म्यू थ्योरेटिकल आपने निकाला कितना 6.087 इंटू कितना है, इंटू 100, तो यहाँ पर हो गया इंटू का 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लगभग हमारे पास 17.1% वैल्यू आता है, 17.1%। तो HCl में आयनिक कैरेक्टर कितना होता है 17.1% होता है, 17.1%। तो आई थिंक आप लोग इस तरह से आयनिक परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अगर आप चाहें तो इस पर निकाल सकते हैं, जो भी आपको म्यू ऑब्जर्व आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और इसके बाद थ्योरेटिकल्स आपको निकालना है, फिर इसके बाद ये 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक। तो आई थिंक आप सभी लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ और भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं जिसमें निकालते हैं पोलर्स, नॉन पोलर्स, डिफरेंट मालिक्यूल्स का डिफरेंट फार्मूले पर बेस्ड, ठीक है। ये कौन सा मालिक्यूल्स पोलर्स होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा, ठीक। तो कुछ देखते हैं पॉइंट को। तो पहले मैं आपको ऐसे मालिक्यूल्स के बारे में बताता हूं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होती। क्या नहीं होते, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर समझिएगा अलग अलग करके मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले मैं आपको यही बता दूं, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा और उसमें एटम्स जो है लगभग सेम है, एटम क्या है सेम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और नॉट एंड एटम और सेम, ये चीज दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा मॉलिक्यूल्स, ये नॉन पोलर होगा कोई भी मॉलिक्यूल्स। मैं आपको पहले ये चीज बता रहा हूं, ध्यान समझ लीजिएगा बात। मैंने क्या कहा कि वहां पर सेंट्रल एटम्स जो होगा, सेंट्रल एटम के पास, बीच वाले एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, मतलब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ पहला कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं समझने का, ठीक है। उसके साथ क्या हो, एटम्स आर सेम, और उसके सराउंडिंग एटम जो हो वो सेम हो, तो वह कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। आइए मैं इस बात को सिद्ध करता हूं बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं पहले सेम ले सकता हूं। तो सेम में क्या होता है Cl2, इससे तो कोई मतलब नहीं, H2 इससे तो कोई मतलब नहीं, O2। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन पोलर। ये तो भाई कोई इसमें यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। HO डबल बॉन्ड O, जब सेम एटम है, सेम एटम हो गए तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, दोनों को ऊपर किसी के ऊपर कोई चार्ज आने वाला है नहीं, क्योंकि सेम एटम हो गया। तो सेम एटम वाला तो हमेशा क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक। और जो मैं आपको कंडीशन बताया उस पर देखता हूँ, नॉन पोलर, ठीक है। कंडीशन मैंने क्या बताया, अब इसमें यहाँ देखते हैं हेट्रो एटॉमिक वाले में। तो हमारे पास हो सकता है AB2 हो सकता है AB3 हो सकता है AB4 हो। तो सभी के सभी अगर वो ऊपर का कंडीशन है तो नॉन पोलर ही होंगे। अब जैसे AB3 में, AB2 मैंने क्या लिया, सपोज कि मैंने ले लिया BeCl2, ठीक है, BeF2, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। कैसे होंगे, जैसे मैं BeCl2 लिया तो B सेंटर में रहेगा, दोनों Cl, एक Cl यहाँ रहेगा, एक Cl यहाँ रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट तो है, लेकिन डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता, मैंने आपको बताया था। तो ये डायरेक्शन हुआ, ये प्लस से माइनस की तरफ, तो ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है। दोनों डायरेक्शन क्या हो गया, दो डायरेक्शन, एक डाइपोल दूसरा डाइपोल से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। इसलिए मैंने कहा कि AB2 टाइप का है, उसके पास लोन पेयर नहीं है, और B जो है 2, माने दोनों एटम B का सेम है, Cl2 F2 Br2, तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक। अगला कंडीशन समझते हैं, ये AB3 है। अब AB3 में सपोज कि मैंने ले लिया आपका BF3 BCl3, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपके पास नॉन पोलर ही होगा, ठीक, क्योंकि यहां पर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और एटम क्या है, सेम। इसके बाद क्या है, AB4 है। तो AB4 में सपोज मैंने लिया CCl4 CH4 CCl4 CH4, ठीक है, SiCl4। तो यहां पर देखिएगा इन सभी के पास क्या होता है,
कार्बन है, सिलिकॉन, इन सभी के पास लोन पेयर नहीं होता और इनका जितना भी एटम है सबके सब क्या है, सेम है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो नियम आपको समझ में आया, ये सभी के सभी क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। अगर हमारे पास एटम डिफरेंट हो या लोन पेयर हो, दोनों कंडीशन में हमारे पास मैक्सिमम केस में मॉलिक्यूल्स हमारा पोलर निकलता है, ठीक है। अब उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। लेकिन अगर लोन पेयर है और उसके साथ डिफरेंट एटम है, तब पॉसिबिलिटी है कि वहां पर पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। लेकिन अगर लोन पेयर भी नहीं है और पूरा एटम क्या है, सेम है, जैसे यहां पर देख रहे हैं ना आप, CCl4, चारों Cl ही है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ले लूं, यहीं पर CCl4 आपने लिया ना, मैं ले लिया, या CH4 लिया, CH3Cl, ये आपके पास पोलर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एटम इसका चारों सेम नहीं है, 3 ये है, 1 ये डिफरेंट हो गया। ये कंडीशन था पोलर और नॉन पोलर को निकालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।